तो भाई लोग आज के सवाल वीडियो में जो शाहवान है वो 7 स्टार दर्शक बनने वाला है और साथ ही जो नीली ड्यूरिंग प्ले में वो दी स्टेज सोल के ऊपर जाएगा और जो शाहवान है रोहित दांडी है उन दोनों को एक ही साथ तो एडवेंचर के बारे में पता चलेगा जिसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा शाहवान और बाकी सभी स्काई मेंशन वाले आ गए थे और शाहवान को जल्द से जल्द पावरफुल बनना था। तो शाहवान उसके पास की जो 9 मिस्टर्स गोल्डन लाइटनिंग थी अब उसे रिफाइन करने वाला था। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम शाहवान को देखते हैं जो कि हेवनली टॉम के अंदर आ चुका था क्योंकि भाई अब ये पूरा हेवनली टॉम उसका था तो कभी भी हेवनली टॉम के अंदर आ सकता था और बाहर भी जा सकता था। और इस टाइम पर शाहवान जब अपने जाओ जवान थे उनके टॉम के सामने खड़ा हुआ था और उन्हें रिस्पेक्ट दिए जा रहा था और कोई भी एनर्जी बॉडी शाहवान के पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी। शायद के 10,000 फीट की दूरी के ऊपर थे क्योंकि शाहवान की जो पावर थी अब वो दी स्टेज के ऊपर जा चुकी थी, मतलब सोल स्टेज दी स्टेज के ऊपर जा चुकी थी और साथ ही वो हेवनली टॉम का मालिक भी बन चुका था। और शायद पीछे मुड़कर यहाँ पर जितने भी एनर्जी बॉडीज थे उन सभी को देखने लगता है और शायद इसके अंदर काफी सारे दौशक लेवल के भी एनर्जी बॉडीज को देखता है लेकिन कोई भी जाओ जोन के लेवल की नहीं थी। तो देखकर शायद बस थोड़ा सा हंस देता है और सोचने लगता है अगर जाओ जोन जैसे और भी यहाँ पर जो एनर्जी बॉडी से वो रही थी कभी भी जो हेवनली टॉम की सोल है वो पूरे हेवनली टॉम को कंट्रोल नहीं कर पाता और शायद सोचने लगता है हेवनली टॉम अब उसकी पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। तो शाहवान को एक काफी बड़ा एडवांटेज दे सकता है फाइट में अगर कोई पावरफुल बंदा उसके पीछे लग जाए और अगर वो उसे हेवनली टॉम के अंदर ला दे तो भले ये जो एनर्जी बॉडी से ना वो यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पर वो किसी बंदे के ऊपर अटैक तो कर सकते हैं और शाहवान के पावर भी यहाँ पर एक अलग ही लेवल के ऊपर रहेंगे क्योंकि ये रेल भी अब उसका बन चुका है। तो और तभी शाहवान जो सेठ जुदा होता है उससे अपने सामने बुलाता है और बोलने लगता है कि मेरे लिए गार्ड करो और किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बंद दो। तो देखकर जो सेठ जुदा होता है बोलने लगता है अंडरस्टूड, मैं समझ गया। और जो सेठ जुदा होता ना इसकी कल्टिवेशन लो थी लेकिन जो दावशक लेवल की एनर्जी बॉडीज थे ना वो भी अब इसे रिस्पेक्ट देने लगे थे शाहवान की वजह से क्योंकि वो लोग जानते थे कि इसका रिलेशन शाहवान से अच्छा है। और तभी शाहवान कुछ हैंडसेल्स बनाता है और लिटरली को बाहर निकाल देता है और लिटरली भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और तभी अपने मुंह के अंदर से जो 9 मिस्टर्स गोल्डन लाइटनिंग थी उसे बाहर निकाल देता है और जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो आसमान में चली जाती है और एक बड़े से जायंट ड्रैगन का ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक रोर करती है। इस वजह से चारों तरफ जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो दिखने लगती है और इसके प्रेशर को देखकर यहाँ पर जितने भी एनर्जी बॉडीज थे वो सभी लोग शॉक थे लेकिन शायद इसे देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं रहता और वो अपना जो स्पिरिचुअल अवतार था उसे बाहर निकाल देता है जो कि दी स्टेज लेवल के ऊपर था और जैसे वो बाहर आता है ना तो सभी यहाँ पर जो एनर्जी बॉडीज थी उन सभी की फट जाती है और साथ ही जो 9 मिस्टर्स गोल्डन लाइटनिंग थी वो भी ये देखकर थोड़ी सी शॉक रह जाती है। उसकी पावर भी अब सप्रेस होने लगती है, उसे भी प्रेशर फील होने लगता है क्योंकि शाहवान के जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जो अवतार बाहर निकला था उससे हजारों गुना बड़ा था, उससे काफी ज्यादा गुना बड़ा था। और तभी शाहवान का जायंट अवतार वो जो 9 मिस्टर्स गोल्डन लाइटनिंग थी उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो बचने की कोशिश तो करती है लेकिन शाहवान उसे धर दबोचता है। और जो ड्रैगन था काफी सारा अटैक शाहवान के ऊपर तो करता है शाहवान के अवतार के ऊपर लेकिन शाहवान के अवतार को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और जो शाहवान का अवतार था वो इसे ऐसे मसल देता है, उसे एक्सप्लोड बोलता है और पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है। और तभी जो लिटिल ली था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैलिड्रॉन के अंदर और जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो सभी समझ जाती है उस कैलिड्रॉन के अंदर और जो शाहवान था अपने पास से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और भी ज्यादा बाहर निकाल देता है। और इस टाइम पर जो शाहवान था ना वो डायरेक्टली जो गोल्डन लाइटनिंग थी उसे रिफाइन कर सकता था अपने बॉडी में ऐसे डालकर उसे रिफाइन कर सकता था, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था लेकिन इससे उसे कम फायदा मिलेगा, बस इससे वो एडवांस स्टार दावशक के ऊपर जा पाएगा। लेकिन अगर शाहवान इसकी पिल बना दे, इसके अंदर और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल दे तो शाहवान को इसका इफेक्ट मिलेगा ना उससे 2 गुना ज्यादा मिलेगा। इस वजह से शाहवान अब इसे पिल के अंदर रिफाइन करने वाला था और उस पिल का नाम होने वाला था लाइटनिंग क्लैमिटी पिल। और जो पिल होने वाली थी ये टियर 9 की मिस्टीरियस लेवल की होने वाली थी और शाहवान ने एक मिस्टीरियस लेवल की पिल को रिफाइन किया था याओ क्लैन के अंदर लेकिन शाहवान को उसके अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे थे और साथ ही उसकी किस्मत भी काफी अच्छी थी, इस वजह से रिफाइन हो पाई थी। और अभी भी शाहवान के लिए जो 9 टियर की मिस्टीरियस पिल है उसे रिफाइन करना काफी मुश्किल है लेकिन अब शाहवान की जो सोल स्टेट है वो दी स्टेज में जा चुकी है तो इस वजह से शाहवान छोटी सी छोटी चीज को अच्छे से देख सकता है। तो इस वजह से 9 टियर की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना अब शाहवान के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रह गई और शायद काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने कैलिड्रॉन के अंदर डाल लेता है। और जो 9 मिस्टर्स गोल्डन लाइटनिंग जो पहले उसके अंदर ही थी जो कि अब लिक्विड बन चुकी थी, जो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स थे उसके साथ अब मेल्ट होने लगे थे और शायद को पता था इसे रिफाइन करने के लिए शायद को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से शाहवान जो हेवनली टॉप था उसके अंदर आया था क्योंकि हेवनली टॉप का टाइम बाहर से काफी अलग चलता था, मतलब यहाँ पर का 1 महीना बाहर के 6-7 दिनों के इससे कुछ बराबर था। और ऐसे शायद को फिर रिफाइन करते करते दिन बीतने लगते और ऐसे देखते देखते 1 महीने का टाइम बीत जाता लेकिन हेवनली टॉप के बाहर बस 6 दिन ही बीते थे। और शायद की जो 9 मिस्टर्स गोल्डन पिल थी अब वो लगभग बनी चुकी थी क्योंकि वो जो लिक्विड था पूरी तरह से सॉलिड में बदल चुका था। और तभी शायद खुश हो जाता है और बोलने लगता है फाइनली टियर 9 मिस्टर्स पिल लाइटनिंग क्लैमिटी पिल फाइनली बनी चुकी है। और शायद ने पहले भी टियर 9 की मिस्टर्स राइट की पिल को रिफाइन किया था लेकिन पहले वाली और इस बारी वाली में बात ही अलग थी क्योंकि शायद की जो सोल थी वो डी स्टेज में जा चुकी थी, शायद की पावर भी पहले से ज्यादा हो चुकी थी और साथ ही इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी जो थे शायद एकदम अच्छे लेवल के यूज किए थे। इस वजह से ये पिल जो थी पहले वाली से काफी ज्यादा बेटर थी। और तभी जब ये पिल पूरी तरह से बन जाती तो आसमान में क्लाउड्स वगैरह आ जाते यानी कि थंडर वगैरह वहाँ पर बरसने लगता है। तो शायद अपने रिंग के अंदर से जो अपना पपेट था नॉर्दर्न डिमन किंग से बाहर निकाल देता है और जो पपेट था सीधा आसमान में जाता है, जितने भी बिजलियां वगैरह थी सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो जो पिल थी फाइनली शायन के सामने आ जाती है, मतलब पहले कैलिड्रॉन आता है नीचे और उसके अंदर से काफी ज्यादा वगैरह बाहर निकल रही थी पिल की। और तभी जो पिल थी कैलिड्रॉन के अंदर से बाहर निकल जाती है और इधर उधर भागने लगती है। लेकिन शायद बोलने लगता है आखिर मैंने तो इतना टाइम बाद रिफाइन किया और मैं
तुम्हें ऐसे स्केप करने कैसे दे सकता हो। और जो शायन का जो अवतार था बड़ा वाला, वो सीधा उस पिल को पकड़ लेता है, शायन के सामने ला लेता है, और जो अवतार था शायन के फोरहेड के अंदर चला जाता है, और जो पिल थी अब शायन के सामने से फ्लोट करने लगी थी। और शायन फील कर सकता था जो पिल एक काफी टेरिफाइंग, क्योंकि उसके अंदर से जो फ्लक्चुएशंस बाहर निकल रही थी वो अलग ही लेवल की थी, और ये पिल उसके पहले वाली पिल से काफी ज्यादा बेटर थी। ऐसा कुछ शायन भी बोलने लगता है, और शायन उस पिल को पकड़ लेता है और बोलने लगता है अब मुझे इस बार कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी ये सब कुछ इस पिल के ऊपर डिपेंड करेगा। और तभी शायन इस पिल को खा लेता है, और जैसे शायन के बॉडी के अंदर पिल जाती है, शायन के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा वायलेट एनर्जी आ जाती है, जो कि शायन बॉडी को ऐसे फाड़ने का ट्राई करने लगती है। और तब एक बैंग होता है, और शायन के आसपास का जितना भी एरिया था वो सब कुछ एक बड़े से गड्ढे के अंदर बदल जाता है, मतलब काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है यहाँ पर। और उस गड्ढे के बीच में शायन था, जो कि इस पिल की जो एनर्जी थी उसे कंट्रोल करे जा रहा था, और इस पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था। और शायन के पास तो 20 स्टेज की स्पिरिचुअल स्टेट थी, और साथ ही शायन की जो प्यूरिफाइड डेमनिक लोटस फ्लेम थी, उस वजह से शायद बड़े आसानी से ये जो वायलेट एनर्जी थे इसे रिफाइन करे जा रहा था, और अपना बनाया जा रहा था, इसे एब्जॉर्ब करे जा रहा था। और जो शायन था पूरी तरह से गोल्डन चमकने लगा था, यहाँ तक कि उसके जो बाल वगैरह वो सब कुछ गोल्डन दिख रहे थे, क्योंकि जो गोल्डन पिल थे काफी ज्यादा पावरफुल, मतलब इसके अंदर की जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और ऐसे ही दिन ब दिन बीतने लगते हैं, और शायद की जो कल्टिवेशन थी वो दिन ब दिन ऐसे बढ़ने लगती है। और इसे इतना ज्यादा शॉकिंग था कि आसपास की जो एनर्जी बॉडीज थी वो भी देखकर काफी ज्यादा शॉक फील कर रहे। और जो सेट जुदा होता है शायद को देखे जा रहा था, और सोचने लगता है शायद जब यहाँ पर पहली बार आया था तो वो एक सिर्फ दाऊद था, और फिर बाद में आया तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर जा चुकी थी, वो दाऊशेक बन चुका था। फिर वो बाद में आया तब भी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और साथ अब भी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो और ज्यादा बढ़े जा रही है। अगर शायर की स्पीड ग्रोथ ऐसे ही चलती रही तो वो जल्दी जो जाओजुआन है उनके लेवल तक पहुंच जाएगा। और तब जो बड़ा सा गड्ढा था उसके अंदर से काफी ज्यादा बड़ा गोल्डन लाइट का पिलर ऐसे बाहर निकलता है, आसमान को फाड़ देता है, और उसके अंदर से शायद बाहर निकलता है। और इस टाइम पर शायद पूरी तरह से अलग ही दिख रहा था, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था, और अपने आप की ऐसी स्ट्रेंथ चेक करने लगता है, और बोलने लगता है फाइनली मैं 7 स्टार दाऊशेक के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। और बोलने लगता है इस लाइटिंग क्लाइमेटिक पिल ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर मैं इस लाइटिंग को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता तो मैं ज्यादा से ज्यादा एडवांस 6 स्टार तक पहुंच पाता, लेकिन इस पिल की वजह से मैं 7 स्टार दाऊशेक बन चुका हूँ। और बोलने लगता है अब मैं हुड क्लैन के 4 डिमन सेट्स और जो गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स है उनके लेवल तक आ चुका हूँ, लेकिन अगर एक्चुअल बैटल हो जाए तो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन शायद तुरंत ही सीरियस हो जाता है और सोचने लगता है आखिर मास्टर रेवला ने अभी तक उसे क्यों मैसेज भेजा नहीं, आखिर ये हुड क्लैन है तो क्या ही करा जा रहा है। मतलब हुड क्लैन काफी ज्यादा चुप था, ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। बस शायद सोचे जा रहा है आखिर हुड क्लैन ये जो हुड डैडी प्लान बना क्या रहा है। और शायद यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो इस हेवनली टॉप से बाहर निकल जाता है, और फिर हमें हुड रेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था, उसके अंदर हमें एक ब्लैक फिगर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जो कि ऑफकोर्स कोई और देवल के अपना डिलीटेड फ्लेम था। और उसके नीचे काउंटलेस ब्लैक फिगर्स खड़े हुए थे जो कि अपने स्टोरेज रिंग से जो स्पिरिचुअल एसेंस था वो बाहर निकाले जा रहे थे। और स्पिरिचुअल एसेंस कोई और देवल की वही थे जिसने कि हालत सोल्स ने इतने साल लगा कर कल्टिवेट किया था। मतलब भाई उन्होंने कल्टिवेट नहीं किया था, सीधा सीधा जो सोल बॉडीज थी उनका सोल एसेंस निकाल कर सोल एसेंस बना दिया था। और ये जो फिगर थी एक लेवल की काफी सारे फिगर थे, और सभी लोग अपने स्टोरेज रिंग से जो स्पिरिचुअल एसेंस थे उन्हें बाहर निकाले जा रहे थे, और जो सभी एसेंस थे वो डिलीटेड फ्लेम एब्जॉर्ब करे जा रहा था। और वैसे वैसे उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो काफी बढ़े जा रही थी, और ये 100 से ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस थे। मतलब भाई जो हॉलत सोल्स थे अपने पूरी जान लगाकर अपने इतने 100 सालों में जो उसने जितने भी स्पिरिचुअल एसेंस कलेक्ट किए थे वो सभी डिलीटेड फ्लेम एब्जॉर्ब करे जा रहा था, और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से बढ़े जा रही थी। और देखते देखते जो डिलीटेड फ्लेम था फाइनली ब्रेक थ्रू कर देता है इस स्टेज स्पिरिचुअल स्टेट के ऊपर। और जो डिलीटेड फ्लेम था ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, और यहाँ पर जितने भी बंदे थे उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे डी स्टेज के ऊपर जाने के लिए। और जो डैडी था वो डिलीटेड फ्लेम को देखे जा रहा था, और जो डिलीटेड फ्लेम था डैडी से बोलने लगता है फाइनली अब हम अपने रियल प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा वो यही बोलता है कि अब 8 2 से एशियन गॉड जेट्स को कलेक्ट करो और 2 से एशियन गॉड केव की लोकेशन को ढूंढ निकालो। और हम यहाँ पर हॉल में एक व्हाइट फिगर को देखते जो कि ऑफकोर्स कोई और लेवल के डैडी था, जो कि फुल स्वैग में यहाँ पर खड़ा हुआ था। मतलब उसका तो उसके क्लैन के अंदर अलग ही रोला था, सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ देखे जा रहे थे क्योंकि वो उनके क्लैन का लीडर जो था। और तब जो डैडी था वो एक अपना कदम आगे बढ़ा था और सीधा डिलीटेड फ्लेम के सामने आ जाता है। मतलब भाई का किसमिस करना चाहता है कुछ, और डिलीटेड फ्लेम को ध्यान से देखता है और फिर उसे भी कांग्रेचुलेट करता है कि दी स्टेज के ऊपर चला गया तो तेरे लिए कांग्रेचुलेशन ऐसा बोल देता है। और जो डिलीटेड फ्लेम तो अभी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके जैसे एग्जिस्टेंस के लिए ऐसा दी स्टेज के ऊपर सोल स्टेट के ऊपर जाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि भाई वो उसकी कोई सोल वगैरह भी ठीक से नहीं थी, वो एक फ्लेम था। लेकिन फिर भी वो दी स्टेज के ऊपर फोर्सफुली चला गया हॉल ऑफ सोल्स ने इतने सालों की जो मेहनत की उस वजह से। मतलब लगभग हॉल ऑफ सोल्स ने जितने भी स्पिरिचुअल ऐसे अपने लाइफ में बनाए थे ना सभी के सभी ये जो डिलीटेड फ्लेम था डेवर कर चुका था, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी डिलीटेड फ्लेम को। और अब जो डिलीटेड फ्लेम था वो बोलने लगता है अब मेरी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो गू युआन है मैं भी उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता हूँ, और अगर हम दोनों ही मिलकर गू युआन से बैटल करें तो हम उसे निपटा भी सकते हैं। और तब जो डैडी था तो खास ज्यादा खुश था और रास्ते में बोलने लगता है अब फाइनली हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे और जो दूसरे उसके लोकेशन को ढूंढेंगे। तो जो डिलीटेड फ्लेम था वो बोलने लगता है जैसे मेंशन ओपन होगा जो एब्रोइक डीपी ले वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम उसकी पावर को बोरो कर तुम उस लेवल के ऊपर चले जाओगे जहाँ पर के हजारों सालों तक कोई नहीं जा पाया दी स्टेज। मतलब ऐसा डिलीटेड फ्लेम ने बल्कि डैडी ने कहा था। और जो डिलीटेड फ्लेम था डैडी से बोलने लगता है तो मैं मत बोलना कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे
मुझे चाहिए। तो देखा जो हुन तैंडी था वो बोलने लगता है अरे चिंता मत करो, हमारा जो हुन क्लैन है ना वो प्रॉमिस का कायदा पक्का है, हमारा हुन क्लैन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा और ना ही मैं करूंगा, तुम्हें जो चीज चाहिए मैं तुम्हारी उसको पाने के लिए फुल हेल्प करूंगा। तो देखा जो नीली डेयरिंग फ्लेम था ना वो खुश तो हो जाता है, लेकिन भाई से पता नहीं कि वो किस बंदे के ऊपर भरोसा करे जा रहा है। मतलब हुन क्लैन भाई ये कब अपने वादे निभाने के लिए पक्के हो गए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि इन्होंने अपना कभी वादा भी निभाया। लेकिन नीली डेयरिंग फ्लेम जब सुनता है कि हुन तैंडी उसका जो काम है वो करने के लिए फुल हेल्प करेगा तो खुश हो जाता है, क्योंकि भाई उसकी वजह से ये जो हुन क्लैन है ना इतने ऊपर आ पाया। मतलब उसका भी काफी बड़ा हाथ है और क्लैन को इतने ऊपर लाने में। और तब जो हुन तैंडी था अपने पास से जितने भी जेट के पीसेस थे उन सभी को बाहर निकाल देता है और उनके ऊपर ऐसे अपना ऐसे ब्लड डाल देता है, मतलब ब्लड डालता है देता है। तो जो सभी जो जेट के पीसेस थे ना उनके ऊपर स्ट्रेच रुइस मार्क वगैरह बनने लगते हैं। और जो तैंडी है वो बोलने लगता है तो गॉड के जो जेट था उसके इतने सारे जो पीसेस थे वो इतने हजारों सालों से ऐसे इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन फाइनली आज वो जो जेट है पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। फिर अपने हाथ को ऐसे कर देता है और जो जेट था फाइनली पूरी तरह से ऐसे चिपक जाता है और एक जेट के अंदर बदल जाता है। और जैसे ये जो जेट था पूरी तरह से कम्प्लीट होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा ओल्ड और बाहर निकलने लगती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई सच में सुप्रीम की हो रहा है। और उसके अंदर से एक ओल्ड मैन का फिगर बाहर निकलता है जो कि ब्लैक रोब पहना हुआ था और उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकल रही थी ना भाई वो अलग ही लेवल की थी। मतलब ये जो बंदा था ना एकदम कलरफुल लग रहा था दिखने में, मतलब उसके हेयर्स वगैरह एकदम कलरफुल लग रहे थे और कोई और लेवल का अपना गॉड था। और जैसे इसका जो शैडो था ना बस यहाँ पर अपेयर हुआ था ना वैसे यहाँ पर का जो ओरा था काफी बढ़ गया था, यहाँ पर काफी ओरा फैल गया था और यहाँ पर की जितने भी क्लैन के बंदे थे ना वो अपने सर को ऊपर भी ऐसे उठा नहीं पा रहे थे। सभी लोगों के सर नीचे जा चुके थे। इवन जो हुन तैंडी था उसके ऊपर भी पहली बार इतना प्रेशर आया था। मतलब पूरे दुनिया की कंटेंट में कोई भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता था, लेकिन अब वो अलग ही प्रेशर में था और वो देखता है कि उसका क्लैन ऐसे झुके जा रहा है। तो हुन तैंडी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे ये बात खटक जाती है और बोलने लगता है तुम सिर्फ एक इल्यूजन होकर हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो। और ये बोल कर स्नैक पावर अटैक वो जो फिगर था उसके ऊपर मार देता है। लेकिन भाई ये भी अब गुईवाल के जैसा बन गया था, ये भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था। जैसे ये अटैक उस फिगर को टच होता है ना वैसे एक रिफ्लेक्शन फोर्स आता है जो कि काफी तगड़ा था। हुन तैंडी उससे काफी पीछे उड़ा हुआ चला जाता है। मतलब भाई उसकी सीधी सीधी क्लैन के सामने काफी तगड़ी वाली बेइज्जती हो गई थी। और भाई वो बोलने भी लगता है इसकी पहली बार क्लैन के सामने मेरी इतनी तगड़ी बेइज्जती हो गई। और भाई इस टाइम पर जो तू गॉड है ना भाई यही बोल रहा होगा भाई तो बीटी डैश का मेन विलन, लेकिन हम तो यहाँ पर रोला जमाने के लिए आए हैं। और जो हुन तैंडी था तो बोलने लगता है अब इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी, अब जल्दी बताइए इसे डिस्ट्रॉय कैसे करूँ। तो ये देखकर जो बोलने लगता है अब इतने भी क्या जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देगी, यही जो बंदा है अबे तू गॉड बेचर की लोकेशन को बताएगा, इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखों में तुम्हें पता चल जाएगा। तो देखा जो हुन तैंडी था उसकी तो थोड़ी पहले फटे जा रही थी, लेकिन फिर भी वो जो ये जो इल्यूजन था तू गॉड का उसके आंखों में देखने लगता है तो उसे वहाँ पर कुछ ब्लरी इमेजेस दिखने लगती है जो कि काफी ब्लरी थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये जगह इस डॉकी कोटेड में है तो है कहाँ पर। और हुन तैंडी तो देख काफी शौक रह गया था, उसे समझ आ गया था क्योंकि अगर तुम्हारा बंदा रहता और उसने तू गॉड के जितने भी जेट्स वगैरह कलेक्ट भी कर लिए होते ना तब भी उसे घंटा समझ नहीं आता कि तू गॉड की जो केव है वो है तो है कहाँ पर। और तब जो दिलेटेड फ्लेम था अपनी जो पावर जो एक्टिवेट कर देता है, मतलब उसकी ब्लैक फ्लेम की पावर आंखों वगैरह के ऊपर सबके डाल देता है और तभी वो जो इमेजेस थी वो बाहर आ जाते हैं एकदम बड़ी बड़ी ऐसे दिखने लगती है। और सभी लोग अब जो ये सभी इमेजेस थे उन्हें देख पा रहे थे और उन इमेजेस के अंदर हमें एक अननोन रीजन नजर आता है जो कि सेंटर प्लेस का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और उसके अंडरग्राउंड के अंदर हमें एक मैग्मा वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि लावा से भरा हुआ था और वहाँ पर लिजर्ड टाइप कुछ क्रिएचर्स भी थे जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। मैग्मा वर्ल्ड के एकदम डीपेस्ट एरिया के अंदर एक एशियन स्टोन डोर मौजूद था और उसके ऊपर लिखा हुआ था दाऊदी बेचर। और इसे देखकर जो तैंडी है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जो तैंडी था इस टाइम पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये थी कि जो लोकेशन थी उसे अभी भी पता नहीं थी, इसलिए 40% बाकी के जितने एल्डर्स वगैरह थे वो सभी को ऑर्डर्स दे देता है कि ये जो जगह है उसे ढूंढ कर लेकर आओ, जब तक जगह नहीं मिलती तब तक तुम यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए मुझे। तो देखकर जो दिलेटेड फ्लेम था सामने आ जाता है और बोलने लगता है हुन तैंडी भाई बाहर तो गुईवाल बैठा है, जैसे इतना बड़ा ग्रुप बाहर जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि कोई ना कोई चाल चले जा रहे हैं और फिर वो हमें दर्द पहुंचेगा। लेकिन वो बोलने लगता है मैं छोड़ो उस गुईवाल को, उसके लिए मेरे पास कोई और प्लान है। मतलब भाई यार हुन तैंडी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता गुईवाल की, मुझे पता नहीं क्यों भाई, थोड़ी तो इज्जत कर ले उसको, तेरे लेवल का है। और जो हुन तैंडी था उसके पास गॉड जेट था उसे देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था और बोलने लगता है फाइनली इतने हजारों सालों के बाद, मतलब 1000 साल नहीं मतलब इतने ज्यादा सालों के बाद जो जेड मैंने कंप्लीट कर दिया और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस गॉड बेचर जो है उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और इधर हम शावेट को देखते हैं जो कि अर्ली टॉम से बाहर आ चुका था और उसके फादर को देखता है जो कि जाओ के साथ खेले जा रहे थे और ऑफकोर्स इनका ब्लड कनेक्शन था तो जाओ उनको बिल्कुल भी ऐसे आउटसाइडर नहीं लगते शावेट के फादर, मतलब तो इन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा बन जाता है और दोनों अच्छे खासे खेलने लगते हैं। और तब यहाँ पर मास्टर यावलो आ जाते हैं और मास्टर यावलो से शायद पूछने लगता है हुन क्लैन की कोई न्यूज मिली, तो देखकर जो मास्टर यावलो थे वो बोलने लगते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और तभी जो सुनर थे वो भी यहाँ पर आ जाती है और जो सुनर थे समझाने लगती है कि उसका फादर जो गु युआन है वो हुन क्लैन के सभी बंदों के ऊपर नजर रखे जा रहा है, पूरे हुन रेम के ऊपर नजर रखे जा रहा है। और कुछ बंदे जो कि हुन क्लैन से बाहर निकले थे, हुन रेम से बाहर निकले थे, उन्हें दर्द पहुंचा गया था लेकिन उनसे कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो देखो शायद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जो हुन क्लैन है हुन तैंडी इतना ज्यादा डेस्परेट हो गए थे ये जो सारे एशियन गॉड जेट्स है उन्हें पाने के लिए। लेकिन अब जब सभी के सभी जो एशियन गॉड जेट्स
से उनके पास आ गए तो इतना ज्यादा क्वाइट क्यों, इतना ज्यादा साइलेंट क्यों है। शायद को यही बात समझ नहीं आ रही थी, वो यही सोचे जा रहा था आखिर हुड क्लैन का, आखिर हुड कैंडी का जो प्लान है वो आखिर है तो है क्या। लेकिन चाहे जितना भी टेंशन ले ले वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि जो हुड क्लैन है उसके तरह सभी लोग ही देख चुके थे कि जो अलाइंस है वो उसके लगभग बराबर है। मतलब काफी ज्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ है हुड क्लैन के पास, और अगर इनकी जो अलाइंस है हुड रेल के ऊपर अटैक कर देती है तो पता नहीं जो हुड क्लैन है उनके लिए पहले ट्रैप बिछाए रखा और उन्हें वहाँ जाते निपटा दे। मतलब भाई हुड रेल के अंदर हुड क्लैन है और ये बंदे वहाँ पर जाकर अटैक कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हुड क्लैन के पास ज्यादा एडवांटेज होगा। इस वजह से इन बंदों की फटी हुई थी तो ये लोग वहाँ पर नहीं जा रहे थे। तो अभी के लिए बेस्ट डिसीजन यही था कि अभी रुको, हुड क्लैन जब कोई मूव करेगा तभी उनके ऊपर कोई एक्शन लो। और तब जो शाहवेर था जो कोर्टयार्ड था उसके एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है और उससे वहाँ पर दो बंदे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर शायद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके ब्रदर्स जाओ डिंग और जाओ ली थे। और शायद उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश था। और जो जाओ डिंग था उसके जो स्टेप्स थे वो लड़खड़ा कर ऐसे चढ़ रहा था जैसे कि उसे की किसने मार ली हो। मतलब ऐसा वैसा कुछ समझो मत। जो जाओ ली था ना तुम्हें पता ही होगा कि उसके जो पैर वगैरह थे वो काम नहीं कर रहे थे और क्लैन ने उसे तगड़ा पेल लिया था, मतलब पॉइजन वगैरह भी कुछ कर दिया था, इस वजह से वो काम नहीं करते थे। लेकिन शाहवेर ने यहाँ पर आने के बाद जो पॉइजन था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो अब ये जो बंदा था चल सकता था, लेकिन अभी लड़खड़ा कर चल रहा था क्योंकि काफी टाइम बाद चल रहा था ना पैरों पर, तो आदत नहीं। और तीनों भाई आपस में बातें वगैरह करने लगते और जो जाओ डिंग था शायद से बोलने लगता है मुझे तो लगा था कि तुम याद वाले इसको भूल ही चुके हो, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे पता चला कि तुमने सेंटर प्लेस के अंदर तो एक और ज्यादा जो याद अलाइंस है उससे कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग अलाइंस बना रखी है। तो देखकर जो शायद था बस स्माइल करता है और जो जाओ डिंग था उससे बोलने लगता है कि मैं कभी भी ये जो फिक्शन है मैनेज करना नहीं चाहता था। जो याद अलाइंस ने मैंने अपने जाओ क्लैन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था और जो ये काइमेशन अलाइंस है वो हुड क्लैन को खत्म करने के लिए बनाई है। तो शायद याद अलाइंस के बारे में दोनों ही ब्रदर से पूछने लगता है। तेरे को जो जाओ ली था बताने लगता है कि हमारे जो याद अलाइंस है नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन के अंदर पूरी तरह से एक ओवरलॉर्ड बन चुकी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फिक्शंस है जो कि हमारे ऊपर बुरी तरह डाले हुए हैं लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं। तो देखो जो जाओ डिंग था वो बोलने लगता है अगर उन लोगों को पता चल जाए कि जो याद अलाइंस का जो बंदा है ना, याद अलाइंस का जो हेड है उसकी पोस्ट सेंटर प्लेस में क्या है तो उनकी फटकर हाथ में आ जाएगी तो खुद ही सरेंडर कर देंगे। लेकिन शायद को तो अब इन चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो लोग अब उसके अटेंशन के लायक ही नहीं थे। लेकिन तब जो जाओ ली था वो शायद से बोलने लगता है जो जाओ गेट है वहाँ से एक मैसेज आया था और वो मैसेज ये था ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर कुछ अननोन जो एक्सपर्ट्स है वो आ चुके हैं जिनका काम करने का तरीका बिल्कुल जो हॉल ऑफ सोल्स है उनके जैसा है। तो शायद ने बात सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जाओ गेट खुद उसी ने और जाओली ने मिलकर बनाया था, लेकिन अब उसे तो इस बारे में कुछ ज्यादा याद भी नहीं था और उससे समझ आता है कि उसने कहा फाउंडेशन छोड़ रखी है लेकिन उसके बारे में लगभग कभी तो वो भूल ही चुका है। तो देखकर शायद कैजुअली बोलने लगता है कि हॉल ऑफ सोल्स के रिमेनिंग फोर्स होंगे तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो देखकर जो जाओली था उसे रिला देता है और बोलने लगता है कि हाँ ठीक है हम जियारन एकेडमी के कुछ लोगों को बोलकर उन्हें फिनिश करवाने का ऑर्डर दे देंगे। और जियारन एकेडमी सुनकर जो शावेर की बॉडी थी पूरी तरह शॉक में भर जाती है, एकदम ऐसे कांप जाती है और उसकी आंखें एकदम चमकने लगती है और फिर जोर से चिल्लाते हैं, बोलने लगता है एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाता है और बोलने लगता है अंडरग्राउंड में एक बार वर्ल्ड। और देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग थे ना शायर को ऐसे देखकर शॉक रह जाते हैं कि भाई ये पागल वागल हो गया। तो कायली शायर से पूछ लगती है शावेर आखिर क्या होगा। तो देखकर जो शावेर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कायली से बोलने लगता है क्या तुम्हें एकेडमी की ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर के नीचे जो मैग्मा वर्ल्ड है उसके बारे में याद है। ये सोचते हैं जो कायली का फेस था वो रेड हो जाता है क्योंकि उसे वो कार्ड याद आ जाता है जो कि शावेर ने मैग्मा वर्ल्ड में उसके साथ किया था, मतलब वहीं पर तो वो हुआ था। और जो कायली जो गुस्सा में हो जाते हैं और शर्मा भी जाती है और शायर कैसे घूर कर देखने लगती है, लेकिन जो शावेर तो अभी थोड़ा सा स्माइल कर देता है और फिर तो सीरियस हो जाता है और बोलने लगता है तो शेषरगढ़ बेचर की जो लोकेशन है हमेशा ऐसे ही मिस्ट्री रही है। वो शायद सोचने लगता है इतने सालों के अंदर जो उसके पास तो शेषरगढ़ जेट था उसने अनयूजुअल कभी रिएक्ट नहीं किया था, उसने तभी रिएक्ट किया था जब वो मैग्मा वर्ल्ड के अंदर गया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीप अंडरग्राउंड जा रहा था तो उसे वहाँ पर जो क्रीचर्स थे ना लिजर्ड टाइप वाले उन्होंने भगा दिया था। तो शायद को वहाँ पर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई थी, लेकिन शायद सोचने लगता है शायद से वहीं पर जो शेषरगढ़ बेचर है वो हो सकता है या फिर उसके वहाँ पर कुछ क्लूज मिल सकते हैं। और तुरंत ही सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है तुरंत 10 इलाइट दावशेक को तैयार कर दिया जाए और मेरे साथ कालिद और सुधर तुम दोनों भी चलोगे। तो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि शायद आखिर क्या बोले जा रहा है, मतलब ऐसे बका जा रहा है। तो देखकर जो शायद सभी लोगों से बोलने लगता है जो जैनर एकेडमी है उसके अंडरग्राउंड में हमें शेषरगढ़ बेचर के जो क्लूज है वो मिल सकते हैं। ये सुनते सभी लोग यहाँ पर सीरियस हो जाते हैं क्योंकि अभी जो मैटर था काफी इम्पोर्टेंट था। तो देखो जो शायद तो बोलने लगता है नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन से जो वॉल बम है तुरंत ही ऐसा कनेक्टेड है तो आप बड़े आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं और सभी जो फोर्सेस रहेंगे लीड मैं करूंगा। साथ ही वासुदेव वालों को बोलने लगता है गुयाद यादजी ग्लेड वगैरह जितने भी उन सभी को भी ये इन्फॉर्म कर दो, लेकिन आए जो मॉनिटरिंग ये बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। उन क्लैन के ऊपर पूरी तरह नजर रखो और अगर कुछ हो जाता है तो उन सभी के ऊपर अटैक कर दो। और शायद अपने फादर को बाय कर शुगर और जो कैलिंग थी उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ भी बात की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है और वो गुयाद वगैरह सभी लोगों से मीटिंग ग्रुप के अंदर मिलने के लिए चला जाता है। और फिर से रियल में शिफ्ट होता है और हम उत्तरडी को उसका जो थ्रोन था उसके ऊपर बैठा हुआ देख पाते हैं जहाँ पर ब्लैक वॉक वगैरह था। और उत्तरडी कोल्ड वॉइस में बोलने लगता है आखिर इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट निकला। तो एक जो एल्डर था वो ब्लैक रोब से सामने आता है उत्तरडी से बोलने लगता है जो इमेजेस वगैरह थी और जो मैप था उसके अकॉर्डिंग हमने 5 ऐसे पॉसिबल लोकेशन को ढूंढ निकाला है और केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद एक जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा मैच करती है इस मैप के लोकेशन से। तो देखकर जो उत्तरडी था उसके आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है और उस एल्डर से बोलने लगता है आगे बोलो। तो देखकर वो जो एल्डर था उत्तरडी से बोलने लगता है वो जगह ब्लैक कॉर्नर
रेजर है। तो इस उधर जो डैडी था वो खड़ा हो जाता है और एक स्माइल के साथ इस एल्डर से बोलने लगता है आखिर उस एरिया के पास हॉल ऑफ सोल्स या फिर अपनी कोई भी ब्रांच है वो सबसे ज्यादा नजदीक वाली कौन सी है। तो देखकर वो एल्डर तो बोले लगता है एल्डर होल वहाँ पर देर एरिया के अंदर है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं और जो हॉल ऑफ सोल्स वाले वो भी उनके कंट्रोल में वहाँ पर है। तो देखकर वो डैडी उसे ऑर्डर देता है कि हुदियों को तुरंत बोल दो हॉल ऑफ सोल्स की जितने भी फोर्सेस वगैरह है उस सभी को वहाँ पर गैदर किया जाए और जो पूरा ब्लैक कॉर्नर रेजर है उस सभी को निपटा दिया जाए, पूरी जगह को खाली कर दिया जाए। तो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं क्या करना और रिस्पेक्ट में से गेट वगैरह करते हैं और फिर धीरे धीरे कर जो हॉल था पूरी तरह से खाली हो जाता है। और जो वो डैडी था वो तब अलग ही हंसे जा रहा था, मतलब उसके फेस के ऊपर काफी ज्यादा थी इस टाइप पर, काफी ज्यादा एक्साइटेड वो था और वो चिल्लाते हुए से ऊपर देखता है और बोलने लगता है पेशेंट गॉड बेचर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। और भाई शायद भी वहाँ पर जा रहा है और जो हुद्दैडी की फोर्सेस है वो भी वहाँ पर जा रही है और कुछ टाइम में हुद्दैडी भी वहाँ पर पहुंच जाएगा और बाकी जो बैटल होने वाली हो तो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है और इसका नेक्स्ट पार्ट सच में काफी ज्यादा तगड़ा होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर तुम ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स वगैरह लाइक शेयर वगैरह करो, क्योंकि पिछला वाला जो वीडियो था भाई काफी बुरा गया था यार। तो इस वीडियो को हाइप वगैरह भी कर दो तो तुम्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगा।